नमस्कार। डीडी बिहार के बिहार बिहान कार्यक्रम में मैं अर्पिता आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज साल का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन हम पूरे साल भर का कहीं ना कहीं जिक्र करते हैं। इस साल में क्या अच्छा हुआ हमारे साथ, क्या बुरा हुआ, सब कुछ आज कहीं ना कहीं हमारे जहन में आ ही जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ खुशियाँ कुछ गम देकर टाल गया, कुछ खुशियाँ कुछ गम देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। बिल्कुल 31 दिसंबर के दिन आज आप सबके जहन में बहुत सारे प्लानिंग्स होंगे, आप तैयारियां भी कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ हम तो इतना ज़रूर कहेंगे, दिन कोई भी हो यही मानकर चलना चाहिए कि कल क्या होगा हमें नहीं पता, इसलिए जो करना है हमें आज करना है। इसलिए हमारा फोकस भी होता है कि हम अभी अपने सारे प्लान्स को आज ही एग्जीक्यूट करें, अपने अच्छे कामों को ख़ास तौर पर आज ज़रूर कर लें। और हमें जो प्रेरित करते हैं वो है हमारे महापुरुषों के अनमोल वचन। हर दिन हमें एक एनर्जी चाहिए होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा चाहिए होती है, और इसीलिए हम भी बिहार बिहान में आपके लिए महापुरुषों के कहे अनमोल वचन लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अनमोल वचन में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद। हमारे नकारात्मक विचार जितना ज़्यादा हमारा नुकसान करते हैं उतना ज़्यादा शायद कोई शत्रु भी ना करे, लेकिन इन नकारात्मक विचारों से कैसे बचा जाए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है समझना और जानना भी। अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं, तो ज़रूरी है सकारात्मक विचारों की ओर आगे बढ़ें, और इन सकारात्मक विचारों की तरफ हमें ले जाता है योग। योग एक ऐसी क्रिया है जो न सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि मन को भी संतुलित करता है, हमारे तन मन को एक डोरी में पिरोता है और बताता है कि जीवन की गति कैसी होनी चाहिए। तो इस सुबह की शुरुआत आप योग के साथ कीजिए और देखिए योग बिहान में हम आपके लिए क्या खास योग लेकर आए हैं। शुरुआत कीजिए हमारे साथ योग प्रक्रियाओं का। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहे। सर्ववीर्यं करवावहे। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहे। मा विद्विषावहे। ओम शांतिः। ओम शांतिः। 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 हरि ओम। हरिः ओम। हरि ओम तत्सत। 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 अब दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, आंखों को बंद ही रखना है। हथेली जब गर्म हो जाए उसकी उष्मा को आंख के पलकों में सोखना है। इस बार फिर से हथेली की संपूर्ण उष्मा को आंख के पलकों में सोखेंगे। चेहरे पे हाथ फिराते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ घुटने पे। अब आंखों को सहजतापूर्वक खोल लेना है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। चलिए अब हम लोग चलते हैं योगाभ्यास की ओर। योगाभ्यास में हम लोग मुष्टि घूर्णन आसन करेंगे। इसके लिए दाहिना हाथ बिल्कुल सामने, मुट्ठी बंद, बाएं हाथ से उसको सहारा देंगे।
कलाई को बंद कस के नहीं करेंगे, सिर्फ सहारा देना है। घड़ी की सीधी दिशा में 1 2 3 4 5। इसी अभ्यास को एक बार लंबी गहरी श्वास अंदर लेके छोड़ेंगे, तत्पश्चात उल्टी दिशा में करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए हाथ बदल लेंगे, पहले घड़ी की सीधी दिशा में, फिर उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5। लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे, छोड़ेंगे। इसके बाद इसी अभ्यास को उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद। अब 5 बार पहले अंदर की ओर, फिर 5 बार बाहर की ओर। 1 2 3 4 5। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, तत्पश्चात बाहर की ओर। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ नीचे, लंबी गहरी श्वास अंदर लेके छोड़ेंगे। अभी जो हम लोगों ने मुष्टि घूर्णन आसन किया, इस आसन से फ़ायदा हमें उन चीज़ों में मिलता है, जैसे काफ़ी समय तक हम लिख रहे हों या टाइप कर रहे हों या फिर हम बाइक चला रहे हों, तो इसमें हमारे जोड़ों में हमारे दर्द हो जाता है, तो इससे राहत मिलती है इस अभ्यास से। चलिए अगला अभ्यास हम लोग करेंगे स्कंद चक्रासन का। दोनों हाथ कंधे पे, 5 बार अंदर की ओर, फिर 5 बार बाहर की ओर करना है। चलिए 1 2 3 4 5। अब 5 बार बीच में लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। इसके बाद 5 बार हम लोग इसे बाहर की ओर करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। दोनों हाथ फिर से नीचे, स्कंद चक्रासन। इससे हमारे गले में, हमारे कंधे पे, हमारे केहुनी में, हमारी कलाई में जो दर्द है, इस अभ्यास को करने से उस दर्द में बहुत राहत मिलती है। चलिए अगला अभ्यास हम लोग करेंगे तितली आसन का। तितली आसन के लिए दोनों पैर के तलवे को आपस में सटाएंगे ऐसे, दोनों हाथ से उसको लॉक करेंगे और बिल्कुल सीधे बैठेंगे, दृष्टि बिल्कुल सामने। लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए 20 की गिनती गिनेंगे और दोनों जांघ को, दोनों घुटने को तितली के पंख की तरह ऊपर नीचे करना है। चलिए काउंटिंग मन में करेंगे 20 तक की, धीरे धीरे उसे उसकी गति तेज करेंगे। चलिए आराम से सुखासन में बैठेंगे, पालथी मार के। इस अभ्यास से हमारे जांघ में, घुटने में और पैर के पिंडलियों में, पैर के टखने में जो दर्द होता है, बहुत राहत मिलते हैं। उम्मीद
करते हैं कि योग के ज़रिए आपके शरीर में एक ऊर्जा आई होगी, एक सकारात्मक शक्ति का संचार हुआ होगा। कार्यक्रम में अब आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाले हैं जिन्होंने एक सुई और धागे से अपनी पहचान बनाई। एक ऐसी कला में उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं उस मुकाम तक पहुंचाया जो खुद आज ना आर्थिक रूप से बल्कि सक्षम हुई, बल्कि कईयों को सक्षम बना रही हैं। बिहार में ऐसे शख्सियत का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। चलिए आपसे भी उनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त कौशल्या देवी जी हैं। आपका कार्यक्रम बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुजनी शिल्प कलाकार हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कौशल्या जी, सुजनी शिल्प में जो आपने काम किया है और काफ़ी लंबे समय से आपने 2006 से आपने इसकी शुरुआत की थी, तो आपके काम की कुछ वीडियो क्लिप्स आपके माध्यम से हमें मिली हैं। तो पहले आपकी कला को देखते हैं, समझते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं, फिर समझते हैं कि यहाँ तक आप पहुँची कैसे और इसे आप करती कैसे हैं। चलिए देखते हैं। शैल्या जी, हमने अभी देखा कितना सुंदर आर्ट आप बनाती हैं, मतलब आपके हाथ में जादू है। ये सुजनी शिल्प जो हम अभी देख रहे थे, ज़रा इसके बारे में विस्तार से बताइए। कैसे सुई धागे से आपने इतने खूबसूरत नमूने गढ़े, कपड़ों पे कढ़ाई की, आपने काफ़ी अच्छे आर्ट भी तैयार किए। ज़रा इसके बारे में, इस कला के बारे में विस्तार से बताइए। सुजनी शिल्प आखिर है कैसी कला? सुजनी शिल्प एक सुई धागा का कमाल है। जो हम सुई और धागा, इसमें कैंची, फ्रेम लगता है और मिट्टी का तेल, नील छापने के लिए पहले तो ड्राइंग बनाते हैं हम कागज़ पे, उस पर ट्रेसिंग पेपर पे उस पर उखाड़ करके उसको छेद करके उस पर डिजाइन को तैयार करते हैं। उसके बाद नील और मिट्टी तेल से उस पर कपड़े पे छपाई करते हैं। उसके बाद सुई धागा से उस पर काम स्टार्ट करते हैं। वो अपना मन से कुछ भी, कोई भी थीम के अनुसार काम होता है। जैसे दशहरा पे कोई कुछ भी, या गांव घर का कुछ भी सीन, ऐसा कुछ थीम होता है, उस स्टोरी होता है, उस स्टोरी को लेकर के हम काम सुई धागा से कपड़े पे बनाते हैं अपने। जैसे हम लोग बहुत तरह का आर्ट देखते हैं। कढ़ाई की अगर बात करें, कई तरह की कढ़ाई हाथ से होती है, और जो आप कढ़ाई करती हैं ये अलग कैसे है? मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये सुजनी की ही कढ़ाई है? ये पहचान कैसे होगी? कैसे धागे को पिरोते हैं?
वो सीधा रनिंग ही चलता है। इस तरह से पहचान तो इसको देखते ही सब लोग जानते हैं कि हाँ ये सुजनी ही है। इसको बहुत सारा नाम से लोग जानते हैं, जैसे काथा भी कोई कहता है, लेकिन हम तो इसको सुजनी कहते हैं। इसको सुजनी के नाम से ही हमको अवार्ड भी मिला है इसमें 2006 में, और 2020 में हमको दक्ष देशज के अवार्ड मिला है, तो भाजपा के तरफ से। तो इस तरह का थीम होता है, इस तरह के थीम पे हम उकेरते हैं, उसको पेंसिल से बनाते हैं पहले डिजाइन्स को, उसके बाद फिर हम कोई भी जैसे कपड़े पे, ये तो पोस्टर है लेकिन सूट हो गया, दुपट्टे हो गया, या इस तरह का कोटी हो गया, कुछ भी कपड़े पे अपना इस तरह से डिजाइन उगाड़ करके इसको हम बनाते हैं, तैयार करते हैं। अच्छा, हम देख रहे थे आपने थीम की बात की, तो जैसे मधुबनी पेंटिंग में हम देखते हैं कि अक्सर आप लोगों ने, दर्शकों भी देखा होगा कि उसमें छठ के चित्र रहते हैं और गांव घर की तस्वीर रहती है, कोई किसान का जिक्र होता है, महिलाओं का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं कि महिलाएं पानी भर रही हैं, घर में चक्री चला रही। हमने सुजनी में भी देखा कि आपने भी इन सब का इस्तेमाल किया। ये सब थीम का ही इस्तेमाल करते हैं हम भी। जैसे थीम कोई भी गांव घर का सीन हो गया, कुछ काम कर रही है, खेत में काम कर रही हो, या पेड़ वगैरह कुछ फल तोड़ रही हो, इस तरह का छठ पूजा कर रही हो, या कुछ भी ऐसा पढ़ाई करने स्कूल जा रही हैं बच्चियाँ लोग, खेल रही हैं, इस तरह का थीम कुछ भी दिमाग में अपना उसको रखते हुए उसी हिसाब से डिज़ाइन बनाते हैं और फिर उसको। अच्छा, मन में इतना आइडिया आता कैसे है, कहाँ से? मतलब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल इसको बड़ा पसंद भी करते हैं, मतलब गांव घर की चीज़ें, उसमें प्रकृति की एक छटा बहुत खूबसूरत लगता है। तो मन में मतलब कैसे आता है? आप 2006 से काम कर रही हैं, पहले भी ऐसे ही काम होता था या अभी मतलब नया नया ये ट्रेंड आपने देखा है? नहीं, शुरू से ही इसमें सुजनी का तो मेन उसका स्टोरी पे ही उसका काम होता है। सुजनी मेन स्टोरी है, उसका थीम रहता है। कोई भी थीम, जैसे गांव घर का पहले बहुत चलन रहता था पहले, तो अब तो नया नया डिज़ाइन से आ गए हैं, फूल पत्ता हर चीज़ पे बनता है। पहले ज़्यादातर थीम का ही गांव घर का सीन हो गया, या कोई दशहरा का हो गया, दिवाली होली, कोई थीम लेकर के ही काम उस पर होता था। अब तो फैशन आ गया है, तो हर चीज़ का थोड़ा डिफरेंट हो गया है, ट्रेडिशनल उसको बना करके थोड़ा नए तरीके से, जैसा मार्केट में डिमांड है उसके अनुसार ही काम करते हैं। आप बच्चों को भी हाँ घर पर संभालती थी एक ज़माने में, और बच्चों को संभालते संभालते ये सुजनी शिल्पकार बन गई। ज़रा वो किस्सा बताइए, क्योंकि मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि एक महिला जब घर में घर को भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है और इतनी बड़ी कलाकार भी बन जाती है, कैसे शुरुआत हुई उसकी? शुरुआत तो मेरा मैके से ही हुआ था। पहले मैं स्कूल में जाती थी, तो उसमें स्कूल में एक घंटी होती थी, सिर्फ कढ़ाई वहाँ पे सिखाया जाता था। तो हम तो उस समय ऐसे इंटरेस्ट था कि नहीं सीखेंगे, वहाँ सिखाया जा रहा था, तो हमको नहीं पता था कि आज यहाँ तक हम पहुँचेंगे इसके बदौलत। लेकिन वहाँ सीखते थे, सीखते सीखते हम ज़्यादा साधारण घर के हैं, तो मेरे पापा किसान थे, तो उन्होंने जैसे तैसे हम लोगों को, हम 4 बहनें और एक भाई थे, तो सब बड़ी वाली बहन तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन पढ़ाई तो हमसे ही शुरू हुआ घर में। तो जैसे तैसे पढ़ाई हुई हम सबको घर में। फिर कम उम्र में ही शादी हो गया। शादी ससुराल में आने के बाद तो फिर बच्चे हो गए। फिर थोड़ा महसूस हुआ कि आर्थिक स्थिति की कमी की महसूस हुई, तो हम सोचे कि चलो ये कला तो हमको आता ही है, तो क्यों ना हम इसी से कुछ अपना आर्थिक स्थिति को सुधारें। तो धीरे धीरे, पहले तो उतना आइडिया नहीं था, तो धीरे धीरे जो बनाती थी, तो कहीं कहीं मतलब देखती थी, कहीं काम होता था, कहीं कुछ कुछ जगह होता था, तो वहाँ मैं गई, मेरे काम को देखे, उन लोगों को पसंद आया, तो बोला कि नहीं चलो मेरे साथ तुम काम करो, और हमको काम देना स्टार्ट किए। तो मैं लाती थी घर पे और बच्चों को भी संभालती थी, घर भी देखती थी और ये काम भी करती थी। ऐसा होता था कि बहुत संघर्ष करना पड़ता था, इस तरह लाइन भी नहीं रहती थी। दिया जला करके, जैसे शीशा दवा का जो शीशी आता था उसमें मिट्टी तेल भर के दिया जला करके लाइन कट जाता था, तो अंधेरे में भी काम करती थी, बच्चे को भी संभालती थी।
और इस तरह से मैं बनाते बनाते मतलब दिए की एक कहते हैं ना ढिबरी जलाकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी को रोशन किया है। उस ढिबरी की रोशनी में हमने कई बच्चों को पढ़ते हुए तो देखा है, ऐसे कई किस्से भी सुने हैं, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। वाकई में कौशल्या जी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़े संघर्ष की कहानी भी है। अगर उस दौर की मैं बात करूं जब इतना काम आपके पास नहीं होता था, उतनी इनकम भी नहीं होती थी, तो घर परिवार से कितना सहयोग मिलता था? कई बार क्या आपको ऐसा सुनने को मिला कि क्यों इतना मेहनत कर रही हो, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो काम को, कभी सुनने को मिला? बहुत मिला, बहुत। मेरे हस्बैंड नहीं मना करते थे कि नहीं करो, क्यों करती हो, अपना जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बच्चों संभालो, घर का है जो करो। लेकिन मेरे मन में तो नहीं था कि नहीं हमको करना है, तो अपना आर्थिक स्थिति को भी सुधारना था और थोड़ा मुकाम भी हमको पाना था कि नहीं हमको थोड़ा आगे बढ़ना है। तो घर से तो दबाव मिलता ही रहा कि नहीं मत करो, लेकिन फिर भी मैं करती गई। उन लोगों का बातों का अनदेखा करते हुए मैं लाती थी, करती थी। और धीरे धीरे फिर मैं यहाँ उपेंद्र महारथी के बारे में सुने कि वहाँ पे इस कला का और बहुत सारा कला का वहाँ पे बहुत सम्मान दिया जा रहा है और वहाँ आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है बहुत सारा कलाकारों को। देखिए 2006 जब आप बता रही हैं, उस वक्त तो ना इतना सोशल मीडिया था उस ज़माने में, और ना ही इतना कोई व्हाट्सएप ग्रुप थे, ना ही कोई संपर्क का इतना बड़ा माध्यम एक आम आदमी के पास उस ज़माने में नहीं होता था। एक मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल था वो दौर। तो आप तक कैसे मतलब वो पहुंचते थे? ऑर्डर लेने के लिए आपके पास लोग कैसे आते थे? आपको उस समय ऑर्डर कैसे मिलते थे और आज आपको ऑर्डर कैसे मिलते? कितना फ़र्क आ गया, वो दोनों बातें बताइए। उस समय तो मैं जाती थी कहीं कहीं सामान अपना ले करके दिखाने कि देखिए मैं इस तरह से काम करती हूँ, तो पसंद आता था तो बोलती थी कि चलिए मेरा काम कीजिए। उस समय बहुत संघर्ष करना पड़ता था। मैं लेकर के हर जगह जाती थी दुकान में, हर जगह के जो काम इस तरह से जुड़ा रहता था वो वहाँ जाती थी और दिखाती थी। कहीं एग्जीबिशन वगैरह लगा तो वहाँ जा कर के दिखाती थी कि देखिए मैं इस तरह से काम करती हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है। तो वो लोगों को पसंद आता था और बोलती थी कि मेरा काम कीजिए। तो मैं कुछ पैसे ही ज़्यादा उस समय मिलता नहीं था, थोड़ा सा ही मिलता था, तो मैं चलो कुछ तो आ रहा है। आज कितना बदल गया है समय, 2024 अब आ गया है, मतलब जाने वाला है मेरे ख्याल से तो जा ही रहा है। लेकिन इस साल के अंतिम दिन ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप तक कितने लोग पहुँचे और आज आप तक कैसे लोग पहुँच रहे हैं, कैसे ऑर्डर देते हैं, फिर उससे आज की इनकम पहले की तुलना में क्या बेहतर हुई है? पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। अभी बहुत अच्छा ऑर्डर भी आता है। कहीं कहीं से लोग हमको जानते हैं तो वो खुद फ़ोन करते हैं कि मैम मेरा ये सामान बनवाना है, बनवा दीजिए। तो मैं उनका सामान बनवाती हूँ, तैयार करती हूँ। और मेरा सामान खुद का तैयार किया हुआ भी लोग बोलते हैं कि नहीं आप दीजिए हम लेंगे, तो हम उनको अपना सामान भी दे देते हैं कि चलिए आप बेच लीजिए। बहुत सारा ऐसा है संस्था लोग जो बोलते हैं कि नहीं हमको दीजिए कि हम खुद आपका सामान सेल करेंगे। तो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं हो पाता है, ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। मतलब आप तक कई संस्थाएं पहुंच चुकी हैं जो खुद आती हैं आपके पास कि कौशल्या जी अपना ऑर्डर बनाकर हमें भेजिए, हम इसको लोगों के पास पहुंचाएंगे, सेल करेंगे। बहुत अच्छा कौशल्या जी, मतलब आप कहीं ना कहीं काफ़ी सशक्त महिला बन चुकी हैं। जैसे आपने बताया कि अब ये तो ऑर्डर मिलना आसान हो गया आपके लिए, लेकिन हमें मालूम है कि आप ट्रेनिंग भी देती हैं। आपने पहले खुद सीखा, फिर मजबूत बनी और आज आप ट्रेनिंग दे रही हैं, कई महिलाओं को मजबूत बना रही हैं। तो कैसे ये मौका मिला आपको? मैं स्टेट अवार्ड मिला हमको 2016 में। तो उसके बाद हमको खुद से कॉल आने लगा हर संस्था से कि मेरा नाम भी हर जगह हर संस्था में गया है, तो सब लोग जानते हैं कि हाँ ये है ट्रेनर। तो इस तरह से हमको कॉल आता है कि चलिए आप यहाँ मेरे यहाँ सिखाइए। तो मैं जाती हूँ, बहुत सारा महिला और लड़कियाँ लोग सीखती है। अभी आज सीख करके बहुत सारी महिला लोग अपने घर का स्थिति सब सुधार रही है, चला रही है। मुजफ्फरपुर भी आप ट्रेनिंग देने गई थी, और मुजफ्फरपुर के बारे में ख़ास बात आपको बता दें कि वहाँ जो सुजनी शिल्प है
उसको जीआई टैग तक मिल चुका है। अब सोचिए इसकी पहचान सिर्फ बिहार में नहीं, देश और दुनिया में हो चुकी है। और हमें लगता है कि बिहार से बाहर बहुत ज़्यादा ऑर्डर लोगों के आते होंगे, क्योंकि जीआई टैग का मतलब यही हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी कला की पहचान हो चुकी है। और आप भी 2 महीने लगभग रही मुजफ्फरपुर में, तो उसके अनुभव को बताइए, कैसे कैसे ट्रेनिंग देती थी आप? वहाँ बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा। वहाँ की महिला लोग जैसा सिखाते थे वैसा काम करती थी, और सब अभी अपना काम करके सब अपना घर स्थिति सब सुधार रही है, चला रही है। अब बहुत इंटरेस्ट दिखाती थी वो लोग काम करने में वहाँ पे, और मन भी लगा। गांव घर का वहाँ था तो वो लोग को जैसा सिखाते थे वैसा सीखती थी, और अभी काम वो लोग कर रही है वहाँ पे। अभी भी कहीं ट्रेनिंग देती हैं आप? अभी नालंदा ज़िला में मैं दे रही हूँ ट्रेनिंग। वहाँ पे जखौर गांव बोला जाता है, वहाँ की महिला लोग, लड़की लोग, बहुत सारी 60 महिला लोग हैं वहाँ पे। अभी ट्रेनिंग दे रही हूँ, लोग वहाँ पे सीख रहे हैं अभी। आप बता रही थी कि जब आप लोग के साथ महिलाएं आती हैं तो आप लोग एक घेरे में बैठ जाती हैं, फिर एक महिलाओं की एक चर्चा होती है और उसके साथ साथ आप उनको सिखाती हैं। थोड़ा बताइए कि कैसे सिखाती, कैसे हैं आप? मान लीजिए कि आप मुझे सिखा रही हैं। हाँ, मैं जाती हूँ तो पहले तो सब लोग आकर के बैठ जाएगी कि मैम बताइए कुछ नया। हर जब भी जाते हैं उन लोग को रहता है कुछ मैम नया लेकर के आई हैं तो कुछ नया सिखाएंगी। तो मैं उन लोगों का सिखाती हूँ, निकाल कर सुई धागा लगा करके सब एक एक बारीकी कैसे बनना चाहिए, कैसे उसको अच्छा लगना चाहिए, लुक उसको दिखना चाहिए, कलर किस तरह से होना चाहिए, धागा कौन सा होना चाहिए, वो सारा मैं उन लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से। जैसे आपने कहा कि थोड़ा कॉम्बिनेशन भी बताती हैं कि सफ़ेद कपड़ा है तो इस पे कौन कौन सा कलर का धागा इस्तेमाल करेंगे, किस तरह के पत्ते या फूल बनाएंगे तो अच्छे लगेंगे। तो और क्या क्या बताती हैं आप? वहाँ वो कलर कॉम्बिनेशन बताएं, और धागा कौन सा क्वालिटी का बढ़िया रहता है उस तरह से। अब कपड़ा कौन सा कपड़ा पे काम बढ़िया रहेगा, कौन सा मार्केट में लोग पसंद करते हैं, क्या चीज़ पसंद करते हैं, तो किस कपड़े पर बढ़िया रहता है? अगर आप बता ही रहे तो मुझे भी बता दीजिए, किस कपड़े पर सुजनी को करना सबसे बेस्ट रहता है? सबसे बेस्ट अच्छा तो ऐसे ये खादी का कपड़ा है, तो खादी में जैसे इस पे तो ये है कोटी बना हुआ है, तो कॉटन में ही सब बेस्ट बनाती हैं लोग, महिला लोग बनाती हैं। अच्छा, ये धागा भी जो है ये कॉटन सूती धागा रहता है? हाँ, सूती धागा एंकर का रहता है, धागा बढ़िया क्वालिटी का आता है, तो उसी से हम काम करते हैं। उसका कलर भी थोड़ा बढ़िया चमक लाइट रहता है। तो कई लोग रेशमी धागे से भी कढ़ाई करते हैं, पर सुजनी में हमें लगता है रेशमी धागे आप इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, मैं कॉटन ही इस्तेमाल करती हूँ। कॉटन एंकर का हुआ, रंगोली का हुआ, इस तरह का धागा से ही मैं काम करवाती हूँ और कर रही हूँ। अच्छा, इसको धुलने पर क्या इसका कलर उतरता है? क्योंकि लोगों को यही होता है कि अगर हमने ले लिया है और बाद में ये धोने से कहीं खराब तो नहीं होगा, इसको धोने से इसका कलर खराब कुछ भी नहीं होता है, एकदम जैसा है चमक उसी तरह चमक बरकरार रहेगा इसका। बिल्कुल, हाथ की कला है, हस्तकला है, और हाथ की कला की कीमत तो अपने आप में बढ़ जाती है क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। अच्छा बताइए, कितना समय लगता होगा? मान लीजिए एक साड़ी को पूरी कढ़ाई करनी है तो आपको लगभग कितना समय चाहिए होता है अगर पूरी साड़ी को बढ़िया से कढ़ाई करनी है तो? पूरी साड़ी को बढ़िया से करना है तो लगभग हफ्ता दिन से 10 दिन तक तो लगता है टाइम बनाने में। दिन भर अगर काम करते हैं तो घर परिवार देखते तो टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, 20 दिन भी लग सकता है। जैसे अपना बनाने के मन के ऊपर है कि हम पूरा दिन काम करते हैं या घर परिवार को देखते हुए करते हैं। तो महिलाएं लोग तो बिना घर परिवार छोड़ करके तो काम करेंगी ही नहीं, वो तो सबको लेकर ही चलेगी, तो थोड़ा टाइम लगता है। सूजनी में थोड़ा मेहनत लगता है, टाइम भी लगता है। अच्छा, घर पे जैसे कई बार आप करती भी होंगी कि अपने ज़मीन पर साड़ी बिछाई है, धागा लेकर बैठी है, कभी आपके पति, आपके बच्चे आते कि चलिए एक एक धागा हम भी सुई में डालते हैं और थोड़ा कोशिश करते, कभी ऐसा होता है? मतलब कोई मदद करता है घर पे आपकी? नहीं, घर से तो ऐसा कोई मदद नहीं किया है कोई। जैसे आया तो देखता है कि हाँ कर रही है, बस देख करके चले जाता है लोग। कोई साथ में ऐसा तो देता नहीं है, खुद ही करती हूँ मैं, खुद ही डिज़ाइन बनाता है। कुछ डिज़ाइंस में कुछ चेंजेस लाना रहता है तो मेरा बेटा लोग कहता है कि नहीं मम्मी इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसके हिसाब से मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी रहती है कि माँ अगर कोई डिज़ाइन बना रही है तो और खूबसूरत निकल कर आए। तो उसी हिसाब से बनाते हैं, और बच्चा लोग भी जहाँ हेल्प की ज़रूरत रहता है वहाँ करते हैं।
तो कुल मिलाकर मतलब आपको कहीं ना कहीं ये जो पूरा मौका मिला अपने आप को आगे बढ़ाने का, आप मानती हैं कि हर महिला को ऐसे आगे आना चाहिए? जी। क्या कहना चाहेंगे एक अपनी जो आपकी तमाम महिलाएं हैं जिनको आप सिखाती हैं और जो भी महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं उनको आप कहना क्या चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि जो भी महिला लोग सीखी हैं वो अपने घर से निकले और आगे बढ़े, और जिस तरह मैंने मुकाम पाया है उस तरह सब आगे वो भी बढ़े और मेरा भी नाम रोशन करे जो मैंने क्या सिखाया है, तो मतलब हमसे आपकी आगे जो बढ़े। आप जिनको ट्रेनिंग देती हैं वो आपका भी नाम नाम जरूर रोशन करेंगी अगर आप इतनी मेहनत कर रही हैं तो निश्चित रूप से। और ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश की महिलाएं एक हस्तशिल्प से इतना बड़ा काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशल्या जी कार्यक्रम बिहार बिहान में आने के लिए। दर्शकों, हम कोशिश करते हैं कि सुबह का वक्त एक ऐसे भाव के साथ बीते जो आपके पूरे दिन को सकारात्मक बनाने के साथ साथ आपके मन में एक विश्वास पैदा करे कि आप अच्छे काम करेंगे और उस काम को करने में पूरी मेहनत करेंगे और साथ ही साथ अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ एक ऐसा पूरा दिन बिताएंगे जो आपको ये संतोष देगा कि आपने इस दिन को बहुत बेहतर ढंग से जिया है। और आज चूँकि साल का आखिरी दिन है तो ये जिम्मेदारी हमारी और भी बढ़ जाती है कि हम हर वो कोशिश करें कि ये दिन अच्छा बीते, शुभ बीते, शांतिपूर्वक बीते। इसलिए कार्यक्रम में अब हम एक ऐसे मेहमान का स्वागत करते हैं जो हमें सुकून, शांति की तरफ ले जाएंगे। जी हाँ, स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में आकाश कुमार जी का, जो कि गिटार वादक है, सिंगर भी हैं। बहुत बहुत कार्यक्रम बिहार बिहार में आपका गुड मॉर्निंग आकाश जी, अर्पिता जी, स्वागत है। और बिहार बिहान को मैं बहुत दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज। जिस तरीके से मैंने आपका परिचय भी दिया कि आप जिस संगीत में है वो संगीत कहीं ना कहीं मन में एक शांति भी लाता है और एक ऐसी प्रक्रिया हमारे मन में पैदा करता है कि लगता है जीवन अगर इसी धुन की तरह आगे बढ़े तो कितना खूबसूरत हो। जिस तरीके से आप गिटार बजाते हैं, आपका एक संघर्ष रहा, आपकी जीवन की एक यात्रा रही। जी। हम उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन चूंकि सुबह का वक्त है, प्रभु का ध्यान, भजन ज़रूरी होता है। जरूर, तो एक भजन के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कार्यक्रम। तो गिटार चूंकि आप लेकर आए हैं तो इसके माध्यम से आप प्ले करेंगे तो और भी खूबसूरत शुरुआत होगी। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा है, सुबह का बात है, तो मैं अच्युतम केशवम से स्टार्ट करना चाहूँगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कभी मीरा के जैसे तुम बुलाते नहीं। और अभी हमने यही धुन सुनी गिटार पर। आकाश जी ने अपनी धुन के माध्यम से इस भजन को पेश किया है। आकाश जी, आपकी गिटार में जो आपकी रुचि है और आपने जो इसको प्रोफेशन के रूप में चुना है, इसके बारे में जानना बेहद दिलचस्प है। ज़रा बताइए कि आप कैसे बने गिटार वादक, क्योंकि नॉर्मली जब पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं और कॉलेज पास आउट होते तो माँ बाप उनको डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर कुछ ऐसी फील्ड में देखना चाहते हैं, पर गिटार में आप फिर कैसे आए? ये रुचि आई होप कि मेरे घर में तो मैं फर्स्ट हूँ और सबसे बड़ा चीज़ है कि योगदान कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो मैं कहीं कहीं बचपन था थोड़ा सा तो सोच देखने कहीं कहीं निकलता था या आसपास कहीं, तो ये गिटार बजाते देखने तो मतलब कि रुचिपन लगता कि मैं भी कुछ सीखूं इसको। तो मेरे बड़े भाई एक डांस भी सीखते थे उस समय, तो मैंने उनसे कहा कि मैं भैया मैं आप डांस सीखते हो तो मैं भी गिटार सीखना चाहूँगा। तो उन्होंने एक पल में ना बोलकर उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा आप करो।
तो मैंने गिटार मतलब सीखना मतलब शुरू मतलब उस समय तो मेरे पास गिटार भी नहीं था, तो मैं उसे सीखूँगा कैसे। अब तो पहले गुरु चाहिए, फिर गिटार भी चाहिए। तो मैंने गिटार अप्रोक्स उसा फैमिली मेरा मेंबर जो थे उतना एफर्ट नहीं कर सकते थे अप्रोक्स गिटार परचेज करने के लिए। तो मैंने बहुत कोशिश करके एक गिटार मैंने परचेज किया। फिर एक मेरे बहुत अच्छे गुरु भाई मिले जिनसे मैंने पहला स्टूडेंट उनका मैं ही हूँ, और उनसे मैंने स्टार्टअप 2012 से मैंने ये किया हूँ। अच्छा, हाँ। तो मतलब आपने पहले गुरु को खोजा। जी, मैंने पहले गुरु को खोजा। गुरु ऐसे है कि मेरा शॉप था पहले, मेरे पिताजी चाय की दुकान थे, तो वो चाय पीने आया करते थे। तो धीरे धीरे उनसे एवरीडे सुबह शाम दोपहर में वो आया करते थे, मैं भी रहता था शॉप पे। तो उनसे मेरा परिचय हुआ, तो उन्होंने बताया मैं ऐसा ऐसा हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट और जग गया कि मुझे तो गुरु भी मिल गया। फिर उन्होंने मुझे, उनका नाम विकास है, और बहुत ही हमारे अच्छे बड़े भाई की तरह मुझे और प्रेरणा दे के वो सिखाया मुझे, और मतलब कि गिटार पकड़ना भी उन्होंने सिखाया मुझे। मतलब आपकी शुरुआत एक ऐसे गुरु से हुई जी जी जो आज भी आपके साथ जी, खड़े मेरे हैं आज भी और मेरे- उनका सहयोग आपको आज भी मिल रहा है। जी, ये जी। बहुत अच्छी बात है। गुरुओं के सहयोग के बिना जीवन कहाँ चलता कहाँ है। चलता है। अच्छा, ये गिटार आपने कहा कि जब आप सोच रहे थे कि आपको सीखना है, पर आपके पास गिटार था नहीं। फिर कहाँ से मिला आपको, कैसे आपने इसको हासिल किया? ये मैंने हासिल किया कि मेरे घर वाले उतना अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे एक्चुअली, और तो मैंने कहीं दूसरी जगह जॉब किया। जितनी प्राइस का गिटार था मैंने पहले पता कर लिया था, तो उसी प्राइस में मैं वहाँ जॉब किया 1 मंथ के लिए। और जिस दिन मेरा मंथली पूरा, तो मैं भैया जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था वहाँ से मैंने पेमेंट उस दिन नहीं मिल पाया, तो मैं निराश हो गया। मतलब कि एकदम उत्साह होता है ना कि आज तो मेरे घर में मैं तो गिटार आज खरीद लूँगा, तो वो पेमेंट बोले कि आज नहीं मिल पाएगा बाबू, और कल मिलेगा। तो कल के फिर वेट किया, कल तो दूसरा मंथ हो जाएगा, तो मैं कैसे बोलूँगा कि कल से मैं नहीं आऊँगा। तो फिर वो उन्हें कल बुलाया, फिर मैं कल जॉब पे गया, काम किया, दिन में शाम तक काम किया। रात में वो बोले कि मैं तुमको पेमेंट दे, तो पेमेंट मिला। तो मैंने पेमेंट लेते के साथ मैंने पहले शॉप गया, फिर भैया को कॉल किया और उनको बुलाया कि भैया मेरे पास पैसा आ चुका है, अब मुझे आप गिटार खरीद दीजिए। तो उन्होंने आए और मेरे चलकर वो गिटार उन्होंने ही खरीदा मेरे को, और वो गिटार आज भी मेरे पास है, फर्स्ट गिटार। और जो कि मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, स्टूडेंट टाइप का, वो सीख रहा है उसी गिटार से। बिल्कुल। आकाश जी, आप कई मंचों पर जाते हैं और चाहे भजन हो, फिल्मी गाने हो, भोजपुरी हो, हर तरह के संगीत में आप कहीं ना कहीं अपने गिटार के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। जी, जी। और कहीं ना कहीं जो धुन आप देते हैं लोगों के कानों को बड़ी मधुर लगती है। जी, जी। तो थोड़ा सा क्यों ना इसको और सुना जाए, और आपके जहन में कोई एक ऐसा नगमा हो जो इस बहुत माहौल अच्छा एक को सॉन्ग सूट करे। जो कि 2003 में ये सॉन्ग बहुत प्रचलित हुआ था, और मैं चाहूँगा कि उसे एक बार उसकी धुन आप अभी जी जी मैं प्रस्तुत उसका करें। धुन सुनाना चाहूँगा। जी।
बदल रही है धूप जिंदगी। जिंदगी क्या बात है, वाकई में हर घड़ी ज़िंदगी बदलती बदलती रहती रहती है। है और हमारे जीवन में कब खुशियाँ आ जाएं, कब गम आ जाए, पता ही नहीं चलता है। और देखिए इस साल का अंतिम दिन आ गया और हमें मालूम ही नहीं पड़ा, लगा बहुत कुछ रह गया है अभी करने को बाकी है, बहुत कुछ छूट गया, कुछ अपने छूट गए, कुछ अपने मिल भी गए, तो ज़िंदगी ऐसी ही चलती है। आकाश जी, आपकी भी यात्रा में भी बहुत कुछ आपने देखा होगा। जी जी देखिए गिटार से आपका जो साथ है, हमारे बहुत सारे युवा होंगे जिनके मन में होगा जी। कि हम भी गिटार सीखें और इसमें वो पर्टिकुलर एक शौक के रूप में भी आना चाहते होंगे, जी। एक प्रोफेशन के रूप में भी आना चाहते होंगे। तो एज अ प्रोफेशनल आप क्या बताना चाहेंगे कि इसमें कितने चैलेंजेस होते हैं, कैसे उनको सीखना चाहिए इसे? चैलेंजेस तो हर लाइफ में है, हर जगह पे है, बट इस ये रुचि ऐसा है कि आपको जिनके साथ सरस्वती है, माँ के साथ है, तो आप रूपी इसमें मेहनत करेंगे और आपको मंच मिलता चला जाएगा, तो उसकी सफलता एक सीढ़ी बाई सीढ़ी, बट कि सीखने के लिए आप अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है, अच्छे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सेल्फ प्रैक्टिस आप जितना अच्छा करेंगे उतना आगे और बढ़ने का कोशिश करेंगे, फिर लाइफ लाइन में आप तो जैसे लोग मिलते जाएंगे वैसे सीढ़ियाँ बनते चली जाती है। अच्छा, डेली कितनी प्रैक्टिस इसके लिए करनी अप्रोक्स पड़ती देखिए, है? पढ़ाई को सेक्टर सबसे पहले दिखा जाता है, तो प्राइड को मतलब एक सब्जेक्ट को देखते हुए एवरी डे मतलब 1 घंटा भी आप इस पे समय निकाल कर आप दे देते हैं, खेलने कूदने, टीवी एंड वाचिंग के अदर सेक्टर के, जो अदर सेक्टर में हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं उससे काट कर आप 1 घंटा भी इस पे एवरी डे दे देते हैं, तो आप अप्रोक्स अच्छा एक गिटारिस्ट बन सकते हैं और आने वाले समय में आप बहुत अच्छे प्लेयर भी हो सकते हैं, जो बड़े बड़े मंच से आप साझा कर सकते हैं किसी भी बिल्कुल। सेलिब्रिटी के साथ, किसी अदर एक्टर के साथ, मतलब एक आप खुद एक सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा रहता है इससे। जी। बहुत अच्छी बात है, यानी ये एक अच्छा माध्यम भी है जहाँ युवा शौक भी पूरा कर सकते हैं और अपनी आर्थिक ज़रूरतें जैसे भी। मैं भी आजकल जी 2 सेलिब्रिटी के साथ में काम कर रहा हूँ, जी। तो ये भी बड़ा मेरा अचीवमेंट है। और आज जो भी आशीर्वाद है 2 सेलिब्रिटी के साथ है, जो कि कल्पना पटवारी दी हैं और बिहार की छपरा की रहने वाली देवी दी। इन 2 स्टारों के साथ मैं बहुत बिल्कुल, हमने आपको उनके साथ कई मंचों पर जी, देखा भी है मैंने और आपकी बड़ी अच्छी उनके साथ प्रस्तुतियाँ ये रही हैं। आशीर्वाद है। मैं दीदी जी। दोनों को नमस्कार करता हूँ यहीं से कि आप हैं कहीं तो आपकी गुरु की भूमिका में वो भी रही हैं जी दोनों जी लोग मेरी जो वो आपके साथ रही जी हैं। मैं बहुत अच्छी बात है। आकाश जी, क्यों ना एक नगमा और हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, जी। क्योंकि आपके हाथ में जो ये बहुत खूबसूरत गिटार है। ये अकॉस्टिक गिटार इसे बोलते हैं। पहले जी। तो वायलिन हवाईयन गिटार आते थे जो क्लासिकल वगैरह बेस पे बेचता था। ये अकॉस्टिक है कि बहुत सारे धुन इस पे अप्रोक्स फिल्मी गाने और वेस्टर्न रूप से बजा सकते। तो एक गाना और है जो कि बहुत ही अच्छा है, लता मंगेशकर जी ने इन्हें गाया था बाखूबी और ऐसे जयशंकर जी ने निभाया था, संगीतकार कंपोजिंग किया था।
जी की जी। जो आवाज़ थी इस गाने की, इसका गाने का जो कहीं ना कहीं अर्थ है बेहद खूबसूरत है कि जी। अजीब दास्तां है दास्तां। ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। बहुत खूबसूरत ये गीत है और साथ ही साथ इसके पीछे जो बातें कही गई, जी। अगर हम उसका जिक्र करें तो यही है कि ज़िंदगी वाकई में आज क्या है कल क्या है कुछ पता नहीं पता है नहीं। और इसीलिए हमें लगता है कि हर पल में आज ही मानकर चलिए जी, और ज़िंदगी मानकर चलिए। आकाश जी, अगर कोई एक ऐसी धुन जो आपको बहुत प्रिय हो और आप हर मंच पर चाहते हो कि उसे मुझे ज़रूर दर्शकों को सुनाना है, एक तो धुन थोड़ा है। सा समय है हमारे पास, जी, अगर जी। आप एक चाहें धुन तो। है, बहुत ही अच्छा है कि आर.डी. बर्मन साहब ने इन्हें कंपोज किया था और मैं चाहूँगा कि ये धुन बहुत है। बहुत खूब। थैंक यू। और देखिए, धुन को जब सुनते हैं तो अपने आप जो लिरिक्स होते हैं वो मन गुनगुनाने लग गुनगुनाने जाता लगता है, है, चलने बिल्कुल। लगता है लाइफ अच्छा, आप बच्चों को सिखाते भी हैं? जी, जी। थोड़ा सा समय बचा हुआ है, अगर आप चाहें तो जिन बच्चों को आप सिखाते हैं, ऐसे कई और बच्चे होंगे जो आपके कार्यक्रम को देख रहे होंगे और देख रहे। सीखना चाहते होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? गिटार सीखने के लिए उनको कितना फोकस करना पड़ेगा और कैसे तैयारी करें इसकी? बेसिक्स है कि आप फोकस जो मतलब कि बेसिक्स जो होता है एकदम स्केल्स हो, कॉर्ड्स हो, रिदम्स हो, और अगर तो वो पूरा प्रॉपर टाइप से आप उसे एनीथिंग कर सकते हैं, मतलब प्लेइंग कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जितना से ज़्यादा वर्क आप इस पे गिटार पे करें, क्योंकि ये बोल कर नहीं है, मन का है। म्यूजिक तो आपको खरीद नहीं सकते हैं ना, तो म्यूजिक को आपको प्रैक्टिस ही ज़्यादा करना होगा। जिसकी फिंगर से काम है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों मिक्स होकर काम कर रहा है। बस कोई भी चीज़ हम बजा रहे हैं तो उसे फोकस होना चाहिए, कि क्लियरिटी आना चाहिए कि आप बजा रहे हैं। अब कोई चीज़ बजा रहे हैं, कॉर्ड ही बजा रहे हैं, तो हमें क्लियर प्रॉपर बेसिस के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि फिंगर रखने से आपको तो अच्छा लग रहा है कि फिंगर मैं रख रहा हूँ, तो ये फिंगर से प्रेस हो रहा है, तो प्रेस के लिए प्रैक्टिस है। वो जो प्रैक्टिस है, फिंगर प्रैक्टिस है, बोर्ड प्रैक्टिस है, तो उससे जितना से ज़्यादा करने से क्या होगा कि आपका क्लियरिटी है, कॉर्ड्स वगैरह, सरगम वगैरह, जितना सरगम आप प्ले करेंगे, स्केल पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आकाश जी, वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कार्यक्रम बिहार बिहान में आए और आपने काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शकों को Thank you. गिटार के बारे में बताया और Thank you. काफ़ी अच्छी धुनें भी सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
हैं।